हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। और अभी हम सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का यूनिट 5 एजुकेशन नॉलेज एंड पावर कर रहे हैं। इस चैप्टर को आप समझ लीजिए कि वो ऐसा चैप्टर है जो आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं कि इससे एक क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर्स में आता है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, आपके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा। सो ज़्यादातर जो 5.3 परपेचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी थ्रू एजुकेशन, किस तरीके से एजुकेशन के थ्रू हम इनइक्वालिटी समाज में बना रहे हैं, या कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन, इन दो टॉपिक्स पे क्वेश्चन बार 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 आता रहा है एग्ज़ाम में, और बहुत ही रेपिटेटिवली आता है। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये बहुत सारे थिंकर्स जो इस थ्रू आउट बुक में, आप फर्स्ट बुक में देखेंगे जो आइडिया है कि किस तरीके से एजुकेशन को हम समझते हैं कि एजुकेशन न्यूट्रल है, एजुकेशन जो शिक्षा है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन किस तरीके से वो समाज में असमानता बढ़ा रहा है, समानता लाने की जगह असमानता बढ़ा रहा है। तो इस बारे में बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, और उनमें से एक चैप्टर ये है। और बाकी आप थिंकर्स वगैरह में तो कई सारे थिंकर्स को पढ़ेंगे जो ये बात एक्सप्लेन कर भी रहे हैं, ठीक है। तो सबसे और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा थिंकर्स भी नहीं है। आप बहुत ही आसानी से बातों को समझ जाएंगे, और बहुत आसान होगा पेपर में लिख पाना। तो कंटेंट ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, क्या ऐसा चीज़ है जिसे हमें जानना आवश्यक है, जो हमारे समय के लायक है। जो देखिए, आप मान लीजिए कि एक वैसे कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, पर एग्जाम्पल के लिए आप एक कोई ख़राब सी पुस्तक रोड से उठा के लेके चले आए, ठीक है। उस उसको आप पढ़ रहे हैं, उस पे बहुत सारा समय वेस्ट कर रहे हैं, या इन्वेस्ट ही कर रहे हैं मान लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि एक इस प्रकार की पुस्तक जो आपका समय बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती, जिस पे आपने 10 दिन 15 दिन लगाया, तो क्या वो वर्थ था उतना समय उसको देना या उसको पढ़ने में? तो ऐसा ही होता है, क्या जो एजुकेशन सिस्टम हमारे पास अभी है वो इतना वर्थफुल है कि हम उसको अपना समय दें और पढ़ें? तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है ना, मुझे तो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो आइडिया ऑफ ट्रुथ और ट्रू नॉलेज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, इससे डील भी नहीं करता, ठीक है। हम यहाँ पे सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में ये ढूंढने नहीं चले कि भाई यही इसी प्रकार की शिक्षा सही शिक्षा है, बाकी सब बेकार शिक्षा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, शिक्षा को लेके आप ट्रू, एब्सोल्यूट, इस टाइप की चीज़ें नहीं बता सकते। शिक्षा ऐसा किसी भी कैटेगरी में बैठेगा ही नहीं। शिक्षा बहुत ही यूनिक चीज़ है जिसको हर सोसाइटी, हर समय के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए, आज के समय पे जितना कंप्यूटर की शिक्षा की आवश्यकता है, या कंप्यूटर की नॉलेज की आवश्यकता है, उस प्रकार से कुछ 20 साल पहले, 25 साल पहले नहीं रही होगी। उस समय पे जो लिटरेचर की, ह्यूमैनिटीज़ की और मैथ की ज़रूरत थी, वो शायद उस प्रकार की लिटरेचर, मैथ्स की ज़रूरत अब ना हो, ठीक है। समय और अलग अलग सोसाइटीज़ के हिसाब से शिक्षा अलग हो सकती है। मान लीजिए, भारत जहाँ पे एग्रीकल्चर, जो कृषि है, वो इतने बड़े लेवल पे होती है, और कृषि में इतने सारे लोग हैं, तो यहाँ पे कृषि संबंधित शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। बट जो देश जहाँ पे कृषि उतनी ज़्यादा नहीं होती है, जहाँ पे कृषि के इतने स्कोप नहीं है, जहाँ पे ज़्यादातर टेक्निकल काम होते हैं, तो वहाँ पे वो शिक्षा दे के कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। कृष्ण कुमार और एप्पल, दो थिंकर, बार 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 आपको इन सारी, जहाँ पे भी क्रिटिसिज्म, जहाँ पे भी आलोचना की गई है शिक्षा की प्रणाली की, वहाँ पे ये दो थिंकर आपको बहुत दिखेंगे। कृष्ण कुमार हमारे भारत से ही है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि नॉलेज होता क्या है, ठीक है, और किस प्रकार के नॉलेज को हम बोले कि ये वर्थवाइल है, ठीक है, इसे करिकुलम में डाल के पढ़ाना चाहिए। मतलब ऐसी कौन सी शिक्षा है जो हमारे समय के लायक है, जिसको हमें समय देना चाहिए, ठीक है। एंड ये एक और चीज़ आंसर करते हैं इसी के साथ, इस क्वेश्चंस के साथ, कि जो भी स्कूल में किताबें, पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है। आई होप मैं ये वर्ड सही बोल रही हूँ। सैक्रोसैंक्ट का मतलब क्या होता है कि परम पवित्र नहीं है। भाई, वही एक होली किताब नहीं है, वही सबसे अच्छी किताब नहीं है, और वही, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बिकॉज़ जो किताबें होती हैं, जो करिकुलम होता है, जो स्कूलों में दिया जाता है, वो ज़्यादातर दिशा निर्देश उनको किसी
जो ऊपर बैठा हुआ इंसान है, जिसके पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं, अमीर इंसान है जो पावर को कंट्रोल कर रहा है, उसके द्वारा दी जाती है। यानी जो ज़रूरी नहीं है कि आप किताबों में पढ़ रहे हैं वो परम सत्य हो, वो सब कुछ हो, वो सही हो। ठीक है, क्रिटिसिज्म है, ये माइंड में रख के पढ़िए। ठीक है, अब जो प्रोसेस होता है कि एक प्रकार की शिक्षा को, एक प्रकार के नॉलेज को हम सिलेक्ट करें और अदर जो नॉलेज है उसको या शिक्षा है उसको हम अलग कर दें। ठीक है, और उसमें क्या होता है, लोगों की बहुत बड़ी जो सेक्शन है सोसाइटी की, उनकी बातें दब जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, आगे आप अपने आप समझ जाएंगे। मान लीजिए हम इतिहासकार हैं और हम हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो आपने देखा होगा हिस्ट्री में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, पर हिस्ट्री में क्या होता है, ज़्यादातर एकदम ऐसे लीडर्स, ऐसे नेताओं की बातें की गई हैं जो वर्ल्ड मतलब बहुत फेमस हैं। ठीक है, जो बहुत एलीट बैकग्राउंड से, अमीर बैकग्राउंड से आते हैं, या ज़्यादातर उन नेताओं की बात होती है जो कहीं ना कहीं उस टाइम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट दिखाए गए थे, और प्रेजेंट में भी उनसे संबंधित पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या उनका परिवार बहुत ज़्यादा अमीर है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप के नेता होंगे, या ऐसे छोटे छोटे जगहों से निकले हुए नेता होंगे जिनकी कहानियाँ, जिनकी स्टोरीज हमें सुनने को ही नहीं मिलती। ठीक है, तो एक की कहानी को, एक की जो हिस्ट्री है, एक का इतिहास है, उसे उभारने के लिए दूसरों के इतिहास को दबा दिया जाता है। ठीक है, एंड उसको ही बोलते हैं नॉलेज इज अ रिकंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द सिलेक्शन मेड अंडर गिवन सोशल सर्कमस्टांसेस। बेसिकली जो भी सोशल सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी उस टाइम पे हायरार्की में जो भी वर्चस्व पे है, मतलब जिसका वर्चस्व है समाज में, उसी के हिसाब से शिक्षा को भी डेवलप किया जाता है। एंड ज़्यादातर जो करिकुलम स्कूलों में हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उनको फ्यू एजुकेटेड एलीट, यानी कुछ पढ़े लिखे शिक्षित एलीट, बहुत ज़्यादा अमीर तबके के लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म एक्चुअली शिक्षा का यही है। और थ्रू आउट जितने भी चैप्टर इस प्रकार के हैं, उनमें आप इन्हीं बातों को अलग अलग तरीक़ों से कहना सीखेंगे। तो मैंने इसीलिए बोला कि ये चैप्टर बहुत आसान है। और टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज इज असाइन इम्पॉर्टेंस आर सिलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। द सिलेक्शन ऑफ दिस पोर्शन ऑफ नॉलेज इज, देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि दो चीज़ें एक साथ चलती रहेंगी समाज में। फर्स्ट ये है कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज, आपको दिख रहा होगा, इस असाइन इम्पॉर्टेंस, और उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी एक इतिहास का एग्जांपल लीजिए, बिकॉज इतिहास सबसे आसान तरीका है चीज़ों को समझाने का। एक प्रकार के हीरो, एक प्रकार के लीडर, एक प्रकार के नेता को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हीं को हीरो हम बनाते जाते हैं। अदर प्रकार के हीरोज हमेशा छुपते जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद उस पोर्शन को जब हम करते हैं तो उस ज़्यादातर वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, पावर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। मतलब कौन नेता को हम हीरो बनाएंगे और किसको विलन बनाएंगे, समटाइम्स विलन भी। ठीक है, या किसकी इतिहास को हम ऊपर रखेंगे, किसके इतिहास को हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये डिपेंड करता है पावर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। यानी किसके पास उस समय जो शक्ति है वो है समाज में। जिसके पास भी शक्ति होगी उसी के पूर्वजों, उसी से संबंधित लोगों को ऊपर दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि ब्रिटिशर्स भारत में आए थे हम पे राज करने के लिए, तो जो इंडियन सिविल सर्विसेज था, ठीक है, वो 20th सेंचुरी की अगर बात करें तो वो जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं के हिसाब से था। तो उस टाइम पे इंग्लिश और साइंस बहुत ज़्यादा वो लोग फोकस करते थे कि भाई बच्चे पढ़ें और उसी के थ्रू एग्ज़ाम क्लियर करें और उनके क्लर्क बने। कारण क्या था, अंग्रेजी जब आएगी भारतीयों को तभी तो उनके काम कर पाएंगे, उनसे बातचीत कर पाएंगे। और दूसरा साइंस, क्योंकि भाई वो हमको ही साजने हमारे देश में आए थे, मतलब हम ही लोगों का विकास करने आए थे। एंड इसलिए उन लोगों ने केवल हमारे मास को, मतलब हमारे यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए अपने हिसाब से शिक्षा दी, अपने हिसाब से चूज करके बताया कि ये अच्छी शिक्षा है, ये अच्छी शिक्षा नहीं है, ये आपको पढ़ना चाहिए, ये आपको नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब खुद के ही हमारे भारतीय कल्चर को ही नीचा दिखाया गया उनके किताबों में और उनके कल्चर को ऊपर दिखाया गया। इसका एग्जाम्पल आप देखिए
तो कहा जाता है कि जो 1857 में हुआ था वो तो हमने क्रांति की थी ना अंग्रेजों के प्रति, पर ज़्यादातर किताब में वो ऐसा दिखाया जाएगा कि हमने क्रांति नहीं किया था, विद्रोह किया था। और क्रांति और विद्रोह का अंतर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो विद्रोह क्या होता है कि हम किसी के प्रति एकदम गलत कर रहे हैं, विद्रोह का मतलब उसको अगेंस्ट जाके, विद्रोह नेगेटिव सेंस में यूज होता है, क्रांति पॉजिटिव। तो आपको बार बार विद्रोह शब्द का प्रयोग ज़्यादा मिलेगा। तो इससे पता चल जाता है कि किस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ के अपने लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। कुमार के हिसाब से जो इंडिपेंडेंस से पहले था वो इनलाइटेंड आउटसाइडर, जो एकदम ज्ञानी परम ज्ञानी बाहरी लोग, फॉरेनर्स थे, वो यहाँ के नेटिव यानी भारतीय लोगों को कंट्रोल कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद क्या हुआ, जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो फिर यहाँ की जनता को कंट्रोल करने लगे, बिकॉज फिर उन लोगों ने अपने हिसाब से शिक्षा को मॉडिफाई कर दिया, बदल दिया, ठीक है। तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको हम न्यूट्रल नहीं समझ सकते, हम ये नहीं मान सकते कि वो सबको बराबर ही ट्रीट करते हैं। मतलब शिक्षा के जो संस्थान होते हैं, स्कूल कॉलेजेस, वो हर किसी को बराबर देखे, ज़रूरत नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल वो बराबर नहीं देखते। एंड यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल रीज़न है कि एक टाइप का जो नॉलेज है, कुछ नॉलेज को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी चीज़ को नहीं देते हैं, ठीक है। जो नॉलेज एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जो बहुत ही अच्छा हाई फाई जॉब दे सकता है, जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि टेक्निकल नॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग का जॉब हो गया, आईआईटीज़ हो गई, वो बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल होता है। आपको क्या लगता है, ये जेई का जो एग्ज़ाम होता है, JEE का, इसमें कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं? बहुत ही कम नंबर ऑफ बच्चे क्वालिफाई करते हैं। और आप देखेंगे तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो खैर अब तो समाज काफ़ी बदलने लगा है, बट फिर भी ज़्यादातर बच्चे बहुत ही हाई क्लास फैमिलीज से बिलोंग करने वाले इसमें आएंगे, और बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो लो क्लास से होंगे। तो ऐसा जो डिमांड, हाई डिमांड में जो जॉब्स होती हैं, जो अच्छी नौकरी दिला सकती हैं, वहाँ पे कॉमन लोगों की, आम जनता की जो होती है पहुँच, वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो जिस जगह के स्कूल्स में जाते हैं, जिस तरीके की उनकी शिक्षा दी जाती है, उससे वो बहुत ही मुश्किल होता है उस जगह पर पहुँच पाना, ठीक है। जो प्रिविलेज और अमीर लोग होते हैं उनके लिए आसान होता है, बिकॉज सब कुछ उन्हीं के हिसाब से कंट्रोल होता है। और इस टाइप की जो स्किल और कमांड होती है नॉलेज की वजह से, जिसकी वजह से हायर आपको जॉब मिल सकती है, और फिर आप अपना जो पावर पहले से ही है उसको और इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो पावर मेंटेन करने में मदद करती है। यानी एक अमीर इंसान है, उसने शिक्षा को कंट्रोल किया, सारे संसाधनों को कंट्रोल किया, और फिर अपने बच्चे को भेजा, बच्चे ने भी, क्योंकि वो जब सब कुछ आपकी तरह से, आपके हिसाब से होगा, तो आप, कॉमन सी बात है कि आप ऊपर पहुंच जाओगे, आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। मान लीजिए कि हम जेईई का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें उसका पेपर होता है, उसके पास सारे तरीके हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट कोचिंग ये सभी ले सकता है, ठीक है। तो इसके थ्रू वो फिर से गया, और वो जो अपने फादर का पावर है उसको और इंक्रीज़ किया, या अपना जो पावर है सोसाइटी में उसे मेंटेन रखा, ठीक है। एंड यही सब रीज़न्स हैं जो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है, और या इस टाइप की चीज़ें हैं, या सर्टन जो नॉलेज है वो इनएक्सेसिबल है, हर किसी की पहुंच नहीं है हर प्रकार के शिक्षा के प्रति। जो उच्च तबके की शिक्षा है उस तक हम जैसे आम लोगों की पहुंच नहीं है, ठीक है। और यही क्या करती है, समाज में इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है, परपेचुएट करती है इनइक्वालिटी को। जो परपेचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी थ्रू एजुकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।